ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ नए वर्ष का राशिफल लेकर। सबसे पहले ढेर सारी शुभकामना आप सभी को नए वर्ष की। यह वर्ष आप सभी के लिए मंगलकारी हो, ढेर सारी उम्मीदें लेकर आए और आप अपने जीवन के लगभग हर क्षेत्र में आपको खुशियां मिले, ऐसी मेरी शुभकामना और बधाई। अब बात करूंगा मैं आज कि क्या जो है वो आपके लिए नए वर्ष में सितारे कह रहे हैं। एक एक करके हर राशियों की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो नए दर्शक हैं उनको मैं बता दूं कि जो यह राशिफल मैं बताने जा रहा हूं यह लग्न राशि पर आधारित है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, पूरे वर्ष का राशिफल है, सामान्य है, एक तरह से सारांश जैसा रहेगा, क्योंकि आपसे मुलाकात तो साप्ताहिक राशिफल में, गोचर में, मासिक राशिफल में और महत्वपूर्ण अवसरों पर होती रहती है। लेकिन एक वर्ष का जैसे होता है कि भाई एक सामान्य एक दृष्टि डाल लिया जाए कि भाई ये वर्ष किस प्रकार का परिणाम किस किस क्षेत्र में देने वाला है, चाहे हमारा स्वास्थ्य का मैटर हो, चाहे हमारे कैरियर का मामला हो, आर्थिक मामले हो, रिश्तों का मामला हो, कोई सुख दुख की संभावना हो, उसको जो है और किस क्षेत्र में हमें सावधानी रखनी है और किस क्षेत्र में हमको मजबूती से आगे बढ़ना है, तो इन चीज़ों को ध्यान दिया जाएगा राशिफल में। पूरा जो राशिफल हम बात करते हैं, देखते हैं जब पूरे वर्ष का, तो जो चार महत्वपूर्ण ग्रह हैं उनको ध्यान में रख करके बात की जाती है मुख्यतः, और बाकी तो ट्रांजिट हर महीने लगभग होता है, हर महीने दूसरे महीने में, तो वो प्रभाव बदलता जाता है। लेकिन जो मुख्य बातें इस वर्ष में देखने लायक हैं वो ये है कि जो पूरे वर्ष पर्यंत जो शनि रहेंगे, क्योंकि वर्ष के प्रारंभ में 17 जनवरी को ही आ रहे हैं कुंभ राशि में, और फिर पूरे वर्ष पर्यंत जो है वो कुंभ राशि में ही रहेंगे। राहु केतु मेष और तुला में है, और ये 29 नवंबर तक, यानी लगभग ये भी 11 महीनों तक, 12 में से 11 महीने तक यह मेष और तुला राशि को प्रभावित करेंगे। अंतिम माह में यह जो है वो मीन और कन्या को प्रभावित करेंगे, तो लगभग इनका प्रभाव भी मेष और तुला पर पूरी तरह से बना रहेगा। बृहस्पति देव जो हैं वो पहले क्वार्टर में अप्रैल तक पहले जो 4 महीने हैं शुरुआत के, लगभग 22 अप्रैल तक मीन राशि में है, स्वराशि में, और उसके बाद पूरे वर्ष पर्यंत तक जो बाकी के 8 महीने हैं उसमें वह मेष राशि में गोचर करेंगे। तो इन सभी का ध्यान रखा जाएगा। दूसरा, जो साढ़े साती का प्रभाव है, वैसे तो मैंने अलग अलग वीडियो साढ़े साती पर, ढैया पर मैंने दे दिया है, लेकिन जो साढ़े साती का प्रभाव रहने वाला है इस पूरे वर्ष पर्यंत, वह मकर, कुंभ और मीन राशि पर रहेगा। मकर का अंतिम, कुंभ का मध्य और मीन राशि के लिए साढ़े साती इस वर्ष प्रारंभ हो जाएगी। ढैया का जो प्रभाव रहने वाला है वह इस पूरे वर्ष पर्यंत वह कर्क राशि पर और वृश्चिक राशि पर रहेगा। एक चीज़ और, इस हर वर्ष की भांति मैं दे रहा हूँ, चूँकि आप लोग जानते हैं, जो लोग मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, मेरे यहाँ जो मंदिर है, आश्रम है, वहाँ आप लोगों के लिए पूजा अनुष्ठान होता रहता है। 9 वर्ष पर भी पूरे 9 वर्ष के मंगल कामना के लिए हवन यज्ञ और अनुष्ठान का विधान किया जा रहा है। पिछली बार और उसके पहले कम समय के लिए किया गया था, तो अनुभव ऐसा आया कि अधिक लोग प्रयास चाहते हैं कि हमारे नाम से, हमारे पूरे घर परिवार के नाम से पूजा हवन नए साल के मंगल कामना के लिए हो जाए। तो इस बार 25 दिसंबर से 15 जनवरी तक पूरा 20 दिन का समय रहेगा, जिसमें किसी भी दिन अपने सुविधा अनुसार आप अपने लिए दिन सुरक्षित कर सकते हैं, और यह सामूहिक नहीं होगा बल्कि इंडिविजुअल के लिए, उसके परिवार के लिए, कल्याण के लिए पूजा और हवन का विधान किया जा रहा है। जो 1 दिसंबर से हमारी साइट पर उसकी बुकिंग प्रारंभ हो जाएगी, आप उसको बुक कर सकते हैं। अब एक एक करके राशियों का हाल जानेंगे कि क्या कह रहे हैं सितारे इस महीने, इस वर्ष में आपके लिए। कर्क लग्न राशि जिनकी है उनके लिए बात किया जाए, बड़ी संवेदनशील लग्न है, भावुक, पानी की तरह, जो रंग डालो उसमें ढल जाने वाली, और बहुत जल्दी प्रभावित होने वाली, बहुत सेंसिटिव लग्न। मैंने आज तक कर्क के किसी व्यक्ति को नहीं देखा जो सेंसिटिव ना हो। ज्योतिष की महत्ता इन्हीं सब कारणों से काफ़ी बढ़ जाती है कि बशर्ते सही ज्ञान हो। तो विशेष ध्यान रखा जाए, देखा जाए कर्क वालों के लिए क्या सितारे कह रहे हैं इस वर्ष। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात कर ली जाए। यह वर्ष जो सबसे अधिक ध्यान देने की ओर आपको कह रहा है, आपसे कह रहा है कि आप चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि आप ध्यान
रखिए वह कह रहा है स्वास्थ्य की ओर। अष्टम में शनि, चतुर्थ भाव में केतु, दशम पर राहु, ये जो ग्रहों की स्थिति है वर्ष के प्रारंभ में भी मैं देख रहा हूँ कि छठे भाव में सूर्य बुध, यानी 2-3 महीने तो ये नीचे ही मूव करने वाले हैं। बुध जो है वो मकर कर्क वालों के लिए वैसे भी नकारात्मक ग्रह हो जाते हैं, मार्केस हो जाते हैं। तो सेहत का विशेष ध्यान रखना है। शनि की महादशा अंतर्दशा, उसमें अगर कहीं बुध का भी, माने शनि की महादशा बुध का अंतर चंद्रमा का प्रत्यंतर हो, या शनि की महादशा शनि का अंतर चंद्रमा का प्रत्यंतर, शनि की महादशा चंद्रमा की अंतर्दशा, शनि राहु फिर चंद्रमा, शनि केतु फिर चंद्रमा, शनि चंद्रमा राहु, माने इस तरह की कॉम्बिनेशन कहीं बन रहे हों और शनि अगर कहीं गवर्निंग प्लैनेट हों तो भाई बहुत सावधानी आपको अपने स्वास्थ्य की रखनी है। स्वास्थ्य के मामले में यह वर्ष थोड़ा संवेदनशील अधिक है। जो सबसे ज़्यादा क्षेत्र जहाँ पर आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है वह है स्वास्थ्य का क्षेत्र। इसमें आर्थराइटिस, गठिया से जो लोग परेशान हैं, पेट से संबंधित समस्याओं से परेशान हैं, चोट चपेट लगने का भय और कुछ मामलों में कुछ गंभीर समस्याएं उत्पन्न होने की ओर संकेत यह वर्ष दे रहा है। तो सावधान आपको रहना है, स्वास्थ्य को लेकर के बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब बात करते हैं जो है वो करियर को लेकर के। करियर के मामले में यह वर्ष काफ़ी हद तक अनुकूल है। व्यापारी वर्ग के लिए आय में काफ़ी अच्छी और स्थायी वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है। जो स्थिरता वाला, जैसे एक होता है कोई वृद्धि आकस्मिक हो गई, अचानक कोई बड़ा लाभ हो गया फिर चीज़ें रुक गईं, ऐसा नहीं है। इस वर्ष में स्थिर लाभ का योग यह वर्ष आपके लिए बना रहा है। व्यापार में वृद्धि अच्छी होती रहे। कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत कठिनाई आप महसूस करेंगे। पदोन्नति के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा नहीं है। अति आवश्यक अगर ना हो आपके लिए, क्योंकि राहु आपके दशम में रहेंगे लगभग पूरे वर्ष पर्यंत, और वर्ष के प्रारंभ में जैसे ही शनि अष्टम में आएंगे उनकी तीसरी दृष्टि दशम भाव पर पड़ने लगेगी। तो ऐसे में अगर बहुत आवश्यक ना हो तो कोई नई जिम्मेदारी या नया पद प्राप्त हो रहा हो और बाध्यता ना हो तो उसे लेने से बचना चाहिए, क्योंकि यह कहीं न कहीं धन के लिए ठीक है, आय निरंतर रहेगा, लेकिन यह अपमान, कोर्ट कचहरी, अनावश्यक फंसने फंसाने वाले काम की ओर आपको उन्मुख कर सकता है। तो होता क्या है कि अक्सर मैंने देखा है कि जब खराब समय आने वाला होता है ना तो कुछ नया परिवर्तन भी उस समय होता है, संकेत देता है। ज्योतिष यहीं पर मदद करता है कि हम उस अवसर की ओर अपना कदम बढ़ाएं या ना बढ़ाएं। तो अगर आपको कोई नई जिम्मेदारी या बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है तो अब आप कहेंगे कि जी फिर आगे कब बढ़ेंगे। अगर परामर्श ले लीजिएगा किसी विशेषज्ञ से, ताकि उस समय कम से कम अगर गोचर में ग्रह बहुत प्रभावशाली हो, आपकी दशा अंतर्दशा बहुत प्रभावशाली हो, इन शनि और राहु का प्रभाव ना हो, तब तो आप ले लीजिएगा। लेकिन अगर कहीं शनि राहु का प्रभाव पड़ रहा है और उसमें अगर सूर्य का कहीं कुछ अंतर प्रत्यंतर या मंगल का चल रहा है तो कोशिश करिएगा कि अपरिहार्य स्थिति ना हो तो नए पद प्रतिष्ठा को इग्नोर किया जाए, मना किया जाए कि नहीं हम यहीं ठीक हैं साहब, हमको बड़े पद पर मत भेजिए। क्योंकि यह जो समय है यह आपको ऊपर उठाकर आपको बहुत नीचे फेंक सकता है, मान सम्मान में ज़बरदस्त हानि दे सकता है और एलिगेशंस, कोर्ट कचहरी की चीज़ों की ओर जो है आपको बढ़ा सकता है। तो कार्य व्यापार को बढ़ाइए लेकिन नए पद प्रतिष्ठा से बचिए। भाग्य का साथ रहने वाला है, भाग्य साथ देगी। वर्ष के प्रारंभ में रुके हुए कोई काम है पुराने, उनमें वृद्धि होगी, वो बढ़ेंगे। कहीं कोई काम पेपर वर्क अटका है, कहीं कोई काम काज में रुकावट आ रही है, कहीं कोई बाधाएं आ रही हैं, वो चीज़ें होंगी, आपके लिए आगे बढ़ाएंगी। भाग्य पक्ष का साथ है, इसलिए भाग्यवश जो है आपके कुछ काम बढ़ेंगे और भाग्य के भरोसे जहाँ पर काम है वो भी बनेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए वर्ष काफ़ी अच्छा है। तो जो लोग अपने शिक्षा प्रतियोगिता में विशेष करके हायर एजुकेशन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए यह वर्ष काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रहा है और उसमें आप अच्छी उपलब्धि हासिल करेंगे। वर्ष का जो मध्य भाग है उसमें जैसा मैंने कहा कि चीज़ें जो है वो काफ़ी अनुकूल लेते हुए दिखाई दे रही हैं। सेविंग्स के लिए ठीक ठाक वर्ष है। बचत जो है आपकी
कुछ हद तक वर्ष के अंतिम मध्य और अंतिम भाग में बचत जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो वैवाहिक जीवन के लिए जो लोग विवाहित हैं उनके लिए यह वर्ष कोई बहुत नकारात्मक स्थिति उत्पन्न नहीं कर रहा है, सामान्य सा वर्ष है, आगे बढ़ने वाला है। जो लोग विवाह के योग्य हैं, अब दो स्थिति उत्पन्न होती है। कई बार मेरे पास ऐसे प्रश्न आते हैं कि भाई बहुत लेट हो गया है, हम क्या करें। शनि आपके लिए सप्तमेश है, सप्तम भाव में थे, विवाह का योग बन रहा था, वक्री मार्गी होते रहे, लेकिन गुरु नीच के थे तो वो होने नहीं दे रहे थे बीच में। गुरु हटे हैं तो ये वक्री हो गए हैं। कुछ स्थितियां जो है वो ऐसी बन रही थी कि जो कहीं ना कहीं बाधा भी उत्पन्न हो रही थी, लेकिन उससे अधिक स्थिति जब अष्टम में शनि जाएंगे तो कोशिश करना चाहिए कि उस दौरान विवाह, हालांकि 2 साल लगभग रहेंगे, लेकिन वह विवाह के लिए बहुत अच्छी स्थिति, आदर्श स्थिति नहीं कही जाएगी। तो अगर संभव हो तो टाला जा सके, नहीं टाला जा सकता है तब तो अच्छे से मुहूर्त योग देख करके जो है आपको विवाह कर लेना चाहिए। लेकिन अगर टाला जा सके तो 23-24 के साल को आपको टालना चाहिए विवाह के दृष्टिकोण से। मैं 23 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 24 की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि सप्तमेश अगर अष्टम भाव में है तो वो कोई बहुत सुखद स्थिति उत्पन्न नहीं करता है। आपको अष्टम में पाप ग्रह हो तो उस समय शुभ कार्यों को थोड़ा सा अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा, विशेष करके अगर सप्तमेश ही अष्टमेश भी और अष्टम में है तो इससे आपको बचने की सलाह दी जाती है। प्रेम संबंध पनपेंगे, बहुत से लोगों के अंतर्जातीय प्रेम संबंध पनप सकते हैं और वो स्थिर भी होंगे कुछ समय के लिए, उसमें स्थिरता का योग दिखाई दे रहा है। संतान प्राप्ति के लिए वर्ष का प्रारंभ कुछ अनुकूल है, लेकिन उसके बाद बहुत अनुकूल स्थिति नहीं बन रही है। अप्रैल के बाद जो है संतान प्राप्ति के लिए अगर कोई योजना बना रहा है तो मुझे लगता है कि उसमें असफलताएं आएंगी, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। चिकित्सकीय परामर्श ले लीजिएगा, ज्योतिषीय परामर्श भी ले लीजिएगा, क्योंकि अप्रैल तक का समय तो थोड़ा सा अनुकूल है कि संतान प्राप्ति के हिसाब से जो है ग्रह गोचर थोड़ा सपोर्ट करें, लेकिन अप्रैल के बाद की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। कहीं दूर जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्ति वगैरह के लिए समय अच्छा है। धन संपत्ति खरीदने के मामले में यह वर्ष कुछ हद तक अनुकूल दिखाई दे रहा है और बड़ी चीज़ें हासिल होंगी, मतलब जितना आप प्लान किए होंगे हो सकता है कि उससे बड़ा प्राप्त हो। मकान आप 2 BHK सोच रहे थे 3 BHK ले लें, 100 गज की ज़मीन लेना चाहते थे 200 गज की ज़मीन ले लें, 1 एकड़ लेना चाह रहे थे 5 एकड़ हो जाए, गाड़ी आप छोटी लेना चाह रहे थे बड़ी खरीद लेंगे। तो उस दृष्टिकोण से यह वर्ष सहयोगी है। भूमि भवन वाहन का सुख देने वाला है, जमीन जायदाद का सुख देने वाला है अप्रत्याशित रूप से। बस ये ध्यान रखिएगा कि सेकेंड हैंड मत लीजिएगा, या मकान भी आप ले रहे हैं फ्लैट तो पुराना मकान मत लीजिएगा। बना हुआ ज़मीन तो ले सकते हैं, लेकिन जिसमें लोग निवास करते हैं वो पुराना आप ना खरीदें तो अच्छा रहेगा, वहाँ पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। अब इस वर्ष में उपचार की बात करूँ कि क्या करना है, सबसे संवेदनशील क्षेत्र कौन से दिखाई दे रहे हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं भूल गया, पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, थोड़ा सा उनका विशेष केयर रखिएगा। छोटी मोटी समस्या को भी इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि वह क्षेत्र भी प्रभावित हो रहा है। पैतृक संपत्ति मिलने का योग यह वर्ष काफ़ी हद तक बना रहा है। जो योग्य हैं, जिनको पैतृक संपत्ति की उम्मीद है, जिनके पास है और वो प्राप्त होने की संभावना पहले बना रही थी, वो जो है अब आपको प्राप्त हो, ऐसे संकेत ऐसा संकेत यह वर्ष दे रहा है। हाँ, मैं बात कर रहा था उपचार की। उपचार क्या करें, तो देखिए करियर के मामले में जैसा मैंने कहा कि एक तो अपमान, मान सम्मान का भय उत्पन्न हो रहा है, और एक तो मंगल की उपासना करते रहिए, हनुमान जी की उपासना करते रहिए। हनुमान जी की नियमित उपासना, हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो करियर में बाधाओं के दृष्टिकोण से आप करते रहिए। राहु की दशा अंतर्दशा अगर हो तो रविवार को भैरव मंदिर जा करके आप दर्शन कर लिया करिए। संभव हो तो एक इमरती या शराब मत चढ़ाया करिए। शराब क्यों चढ़ाते हैं, एक तो ऐसे ही राहु परेशान किया, ऊपर से जाके शराब चढ़ाएंगे। आप देख लीजिएगा जितने लोग शराब चढ़ाते हैं वो कोई सफल नहीं होगा, और परेशानी और इरिटेशन और झुंझलाहट बढ़ेगी। तो और जबकि बड़ा पता नहीं कौन सी ये बना दिया है कि जा करके भैरव मंदिर में शराब चढ़ाओ और फिर लेके पी जाओ वहीं गटगटा के। तो ये तो पता नहीं मतलब कहाँ से कुरीतियाँ, मतलब हर काम में कुरीतियों की तरफ रुझान, हम लोग उसमें कुरीति बुराई ढूंढ लेते हैं, ज़बरदस्ती का ढूंढ लेते हैं। पूजा पाठ होगा तो बलि ढूंढ लेंगे, का भैरव की पूजा करनी होगी तो वहाँ जा करके शराब चढ़ाना सीख लेंगे। माने हमें कुरीति चाहिए, शिवरात्रि आएगी तो भांग छानना सीख लेंगे, गांजा पीना सीख लेंगे, पता नहीं कहाँ से लोग इस तरह की चीज़ों को उठा लेते हैं। तो वो नहीं करना है। आप भैरव मंदिर जा करके एक इमरती
अच्छी अपना ताज़ा अगर कहीं मिल जाए तो वो, अगर उसकी सुविधा उपलब्ध ना हो तो घर पर रात को साबुत उड़द की दाल, साबुत उड़द जो है वो भिगोइए। सुबह अगर पान का पत्ता मिल जाए तो बहुत अच्छा है, पान के पत्ते पर थोड़ा सा गुड़, थोड़ी दही और उड़द रखिए और ले जाके मध्याह्न में रविवार को दोपहर में 12 बजे जो है वो भैरव बाबा को अर्पित कर दीजिए। राहु संबंधी बाधाएं, शत्रु बाधा अगर कहीं राहु के कारण हो रहा है, शनि के कारण हो रहा है या कहीं अपमान का भय उत्पन्न हो रहा है तो वह दूर होगा। इसके साथ साथ यह वर्ष, जैसे मैंने मिथुन वालों के लिए कहा कि यह वर्ष गणेश उपासना का है, कर्क वालों के लिए, वैसे भी कर्क वालों के लिए अगर देखा जाए तो भगवान शिव के स्वतः वो उपासक होते भी हैं, ज़्यादातर 90% कर्क वाले आपको भगवान शिव के उपासक मिलेंगे। लेकिन यह अगर मैं नहीं भी हैं तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मुझे लगता है कि यह आपके लिए यह वर्ष भगवान शिव की उपासना का है, क्योंकि अगर कर्क लग्न के साथ साथ कर्क राशि भी है तब भी राशि से भी अष्टम चंद्रमा नुकसान देते हैं, लग्न से भी अष्टम चंद्रमा नुकसान देते हैं। तो राशि से भी अष्टम शनि नुकसान देते हैं और लग्न से भी अष्टम शनि नुकसान देते हैं, लग्न से ज़्यादा नुकसान देते हैं। तो अगर जो है आपके लिए ढैया का भी प्रभाव रहेगा, लग्न है तब तो 100%, लग्न वालों के लिए बात ही कर रहा हूँ तो 100% है। तो आप भगवान शिव की उपासना, समय समय पर रुद्राभिषेक, डेली अगर उनका नाम जप कर सकें भगवान शिव का, अगर गायत्री मंत्र का, रुद्र गायत्री मंत्र का जप कर सकें, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, इसका जप थोड़ी देर आप करें। महामृत्युंजय लगभग सबको याद है, उसका आप जप नियमित कर सकें तो इन दोनों में से किसी का जप करें, कष्ट कम होगा। और अगर शनि की दशा अंतर्दशा कहीं चल रही हो, बिना समय गंवाए समर्थ अगर आप हैं तो महामृत्युंजय और शनि मृत्युंजय दोनों अनुष्ठान करा डालिए, क्योंकि स्वास्थ्य जो है रहेगा तो सब कुछ रहेगा। और इससे क्या है कि भगवान शिव की कृपा बनी रहेगी और आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा तो सब कुछ बेहतर रहेगा। तो यह था इस वर्ष का सारांश, एक सारांश स्वरूप लेखा जोखा इस वर्ष के लिए, आपके लिए, कि किस प्रकार के ग्रह जो है वो संभावित परिणाम देने की ओर संकेत कर रहे हैं। आप अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से, अपने विचार से और ईश्वर की कृपा से इस वर्ष को और बेहतर बनाएं, ऐसी मेरी शुभकामना है। आप सभी से आपके लिए यह वर्ष आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य में वृद्धि करने वाला हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः नव वर्ष की बधाई देते हुए आप सभी से विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।